जरा सोचिए, हर एक सेकंड दुनिया के जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं, वो ब्रह्मांड के बड़े बड़े राज खोलने में लगे हुए हैं। लेकिन इस कोशिश में वो डेटा का एक ऐसा सैलाब, एक ऐसी सुनामी पैदा कर रहे हैं जिसमें हम सब डूब सकते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि इस डेटा सुनामी को आखिर कैसे कंट्रोल किया जाए। ये सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल सा लगता है ना, कि भाई ब्रह्मांड को सिम्युलेट करने के लिए पहले उसे स्टोर करने की जगह चाहिए। लेकिन आज के साइंटिस्ट के लिए ये कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी, एक असली प्रॉब्लम है। देखिए, जब हम यूनिवर्स का सिमुलेशन बनाते हैं तो हम असल में उसका एक डिजिटल जुड़वा, एक डिजिटल कॉपी तैयार कर रहे होते हैं। और जाहिर है, उस कॉपी को रखने के लिए कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए होगी। और असल दिक्कत यहीं से शुरू होती है। क्या हो अगर वो एक सिमुलेशन किसी भी हार्ड ड्राइव से, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी हार्ड ड्राइव से भी बड़ा हो। ये सिमुलेशंस इतना ज़्यादा डेटा बना रहे हैं कि उसे संभालना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। हम यहाँ पेटाबाइट्स, एक्साबाइट्स की बात कर रहे हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा डेटा है कि अगर इसे डीवीडीज में भरें तो वो डीवीडीज एक के ऊपर एक रखने पर चांद तक पहुँच जाएंगी। वाकई में। तो देखिए, प्रॉब्लम ये है कि एक एक सिमुलेशन पेटाबाइट्स का हो सकता है। जैसे दो ब्लैक होल जब मिलते हैं तो उसका सिमुलेशन ही करीब 4.2 टेराबाइट का होता है। अब चुनौती ये है कि इस डेटा को बाद में नहीं, बल्कि जैसे ही वो बन रहा है उसी वक्त रियल टाइम में कंप्रेस करना होगा। इसी को कहते हैं इन सिटू कंप्रेशन। इसमें दो चीजें हैं, टेम्पोरल यानी समय के हिसाब से क्या बचाना है, और स्पेशल यानी उसे कैसे बचाना है। अगर ये नहीं किया गया तो डेटा हमारे सिस्टम्स को ही जैम कर देगा और जो सबसे जरूरी जानकारी है वो हमेशा के लिए खो जाएगी। तो सवाल ये है कि इस डेटा के सैलाब से निपटा कैसे जाए। खैर, इसका एक बहुत ही शानदार सोल्यूशन निकाला गया है जिसका नाम है एंटिक। तो चलिए आज के इस सफर पे निकलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। हम बात करेंगे इस डेटा प्रॉब्लम की, फिर एंटिक को समझेंगे और देखेंगे कि ये समय और स्पेस में डेटा को कैसे संभालता है, इसके रिजल्ट्स कितने कमाल के हैं और इसका भविष्य क्या है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, एएनटिक से। इसका पूरा नाम है एन अडेप्टिव न्यूरल टेम्पोरल इन सिटू कंप्रेसर। लंबा नाम है पर इसका हर शब्द जरूरी है। ये एक स्मार्ट अडेप्टिव सिस्टम है जो न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है और सिमुलेशन के साथ साथ यानी इन सिटू काम करता है। इसका काम एकदम सीधा है। ये दो सवाल पूछता है, कौन सा डेटा सेव करना है और उस डेटा को छोटे से छोटे साइज में कैसे सेव करना है। अच्छा, तो ये है एंटिक का पूरा ब्लूप्रिंट। इसे देखने से पता चलता है कि ये एक डुअल स्टेज पाइपलाइन है, मतलब दो हिस्सों में काम करता है। पहला स्टेज जो आप देख रहे हैं वो समय के हिसाब से काम करता है। वो सिमुलेशन के हजारों पलों में से सिर्फ सबसे जरूरी पलों यानी स्नैपशॉट्स को चुनता है। और दूसरा स्टेज वो उन चुने हुए स्नैपशॉट्स को लेकर उन्हें स्पेस में, मतलब उनके साइज को एकदम छोटा कर देता है। चलिए पहले स्टेज को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो एंटिक को इतना खास क्या बनाता है? पहली बात, ये एक इन सिटू फ्रेमवर्क है, मतलब ये सिमुलेशन के साथ ही चलता है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, ये सिमुलेशन के पीछे की फिजिक्स को समझता है। ये अंदाजे से काम नहीं करता, ये फिजिक्स के हिसाब से तय करता है कि कौन सा स्नैपशॉट जरूरी है। फिर ये न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके डेटा को बहुत अच्छे से कंप्रेस करता है। और सबसे स्मार्ट चीज, ये पूरा का पूरा स्नैपशॉट नहीं सीखता, बल्कि सिर्फ दो स्नैपशॉट्स के बीच जो बदलाव आया है उसे सीखता है। इससे ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो अब आते हैं एएनटीसी के पहले और सबसे अहम हिस्से पर, द टेम्पोरल गेटकीपर। इसे कहते हैं PATS, यानी फिजिक्स अवेयर टेम्पोरल सिलेक्टर। इसे आप साइंटिफिक डेटा के लिए एक बहुत ही होशियार फिल्म एडिटर की तरह समझ सकते हैं। तो ये पैट्स आखिर है क्या? ये एक स्मार्ट फिल्टर है जो सिमुलेशन के अंदर की फिजिक्स को एनालाइज करता है। ये तय करता है कि कौन से स्नैपशॉट्स वाकई में ज़रूरी हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हम फालतू का डेटा भी नहीं बचाते और कोई ज़रूरी घटना, कोई क्रिटिकल इवेंट भी मिस नहीं करते। सोचिए, एक आम तरीका होता है कि हर 10वां फ्रेम सेव कर लो, लेकिन हो सकता है कि सबसे ज़रूरी एक्शन 9वें और 11वें फ्रेम के बीच हुआ हो। पैट्स ऐसी गलती नहीं करता, ये एक्शन को पहचानता है। तो इसका काम करने का तरीका भी बड़ा सीधा है। 4 स्टेप्स हैं। पहला, सिम्युलेटर से एक नया स्नैपशॉट आता है। दूसरा, उसमें से एक फिजिक्स मीट्रिक निकाली जाती है, जैसे कि उथल-पुथल कितनी है या ग्रेविटेशनल वेव की ताकत कितनी है।
तीसरा, एक गेट रेगुलेटर मॉड्यूल इस मीट्रिक को चेक करता है। और चौथा और आखिरी स्टेप, ये फैसला लिया जाता है कि इस स्नैपशॉट को कंप्रेस करके स्टोर करना है या फिर इसे छोड़ देना है, डिस्कार्ड करना है। ये सब कुछ रियल टाइम में होता है। और ये काम कितना शानदार तरीके से करता है, इसका ये एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ हम 2D टर्बुलेंट फ्लो यानी एक तरह के उथल-पुथल वाले बहाव का सिमुलेशन देख रहे हैं। बाईं तरफ के स्नैपशॉट्स देखिए और दाईं तरफ का ग्राफ देखिए। ग्राफ साफ दिखाता है कि जब शुरू में बहुत ज़्यादा हलचल थी, तब पैट्स ने बहुत सारे स्नैपशॉट सेव किए, लेकिन बाद में जब सब कुछ शांत होने लगा तो उसने कम स्नैपशॉट सेव किए। नतीजा, सेव किए गए स्नैपशॉट्स की संख्या में 62% की कमी आई, वो भी बिना कोई ज़रूरी जानकारी खोए। यही स्मार्टनेस यहाँ भी दिखती है। ये एक बाइनरी ब्लैक होल मर्जर का सिम्युलेशन है, मतलब दो ब्लैक होल आपस में मिल रहे हैं। अब पैट्स को पता है कि इस पूरे सिम्युलेशन में सबसे ज़रूरी पल वो है जब वो दोनों असल में टकराते हैं और मिल जाते हैं। तो जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, उसने अपना सारा ध्यान सिर्फ उसी खास इवेंट के आसपास लगाया। बाकी समय में उसने कम डेटा सेव किया। इस समझदारी से उसने टेम्पोरल डेटा को लगभग आधा कर दिया। ठीक है, तो पैट्स ने अपना काम कर दिया, उसने सबसे ज़रूरी पल चुन लिए हैं। लेकिन अब दूसरा सवाल, इन चुने हुए पलों को कम से कम जगह में कैसे स्टोर करें? और यहीं पर ANCT का दूसरा हिस्सा, इसका दूसरा सुपर पावर सामने आता है, द स्पेशल स्कल्प्टर, मतलब न्यूरल कंप्रेशन। अब ये न्यूरल कंप्रेशन कैसे होता है? ये न्यूरल फील्ड्स के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए, एक बड़ी सी लाखों पिक्सल वाली इमेज को सेव करने के बजाय हम उस इमेज को बनाने का एक छोटा सा गणितीय नुस्खा या रेसिपी सेव कर लेते हैं। ये रेसिपी एक छोटे से न्यूरल नेटवर्क के वजन के रूप में स्टोर होती है, और जब भी हमें ओरिजिनल डेटा चाहिए होता है, हम बस इस रेसिपी का इस्तेमाल करके उसे दोबारा बना लेते हैं। और ये और भी स्मार्ट हो जाता है। एंटी की सबसे बड़ी चालाकी है कंटिन्यूअल फाइन ट्यूनिंग या CFT। देखिए ये क्या करता है। मान लीजिए इसने स्नैपशॉट A के लिए एक रेसिपी बना ली। अब जब अगला स्नैपशॉट B आता है तो ये उसके लिए पूरी की पूरी नई रेसिपी नहीं लिखता। नहीं, ये बस नेटवर्क को सिर्फ A और B के बीच के फर्क पर ट्रेन करता है और स्टोर करने के लिए बस उस छोटे से बदलाव को सेव करता है। जैसे ये कहना कि पुरानी रेसिपी ही रखो, बस उसमें 10% नमक कम कर दो। अब इस फाइन ट्यूनिंग के भी दो तरीके हैं। पहला है फुल फाइन ट्यूनिंग यानी FT, जो बदलाव को पकड़ने के लिए नेटवर्क के सारे वजन को अपडेट करता है। लेकिन एक और ज्यादा एफिशिएंट तरीका है जिसे कहते हैं लो रैंक अडेप्टेशन या लोरा। ये कमाल की तकनीक है जो नेटवर्क के सिर्फ कुछ ही हिस्सों को एक बहुत छोटे से हिस्से को अपडेट करके लगभग वही रिजल्ट्स दे देती है, मतलब और भी कम स्टोरेज में काम हो जाता है। तो अब इन तरीकों का असर क्या होता है, ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। सबसे बाईं तरफ का बार देखिए, ये है ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच, मतलब हर स्नैपशॉट के लिए नया नेटवर्क बनाना। इसमें एरर भी ज्यादा है और फाइल साइज भी सबसे बड़ा। बीच में है CFT, जिसने एरर और फाइल साइज दोनों को काफी कम कर दिया। और सबसे दाईं तरफ है लोरा वाला CFT, जिसमें एरर तो उतना ही कम है, लेकिन फाइल साइज वो सबसे ज्यादा छोटा है। तो ठीक है, हमने दोनों हिस्से देख लिए। PATS सही समय चुनता है और न्यूरल कंप्रेशन उस चुने हुए डेटा का साइज छोटा करता है। लेकिन जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो नतीजा क्या होता है? चलिए अब देखते हैं कि एक्शन में ये एक्सट्रीम कंप्रेशन कैसा दिखता है। यहाँ नतीजे हमारे सामने हैं। 2D कोलमोगोरोव फ्लो के सिमुलेशन में एंटी-क्लोरा ने डेटा को 435 गुना कंप्रेस किया, 435x। लेकिन 3D ब्लैक होल मर्जर के सिमुलेशन में इसने जो किया वो तो सच में होश उड़ाने वाला है। यहाँ टोटल कंप्रेशन है 6807 गुना। जी हाँ, 6807 गुना। जरा इस नंबर के बारे में एक पल के लिए सोचिए, 6807 गुना। इसका मतलब है कि वो जो 4.2 टेराबाइट का ब्लैक होल सिमुलेशन था, उसे लगभग 7000 गुना छोटा कर दिया गया, और वो भी सबसे जरूरी फिजिक्स को बचाते हुए। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की सारी किताबों को लेकर एक छोटी सी डायरी में फिट कर देना और कहानी का एक भी जरूरी हिस्सा गायब ना हो। तो जाहिर है इस तरह की सफलता सिम्युलेशन के लिए, विज्ञान के लिए नए दरवाजे खोल देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि एंटिक के लिए और इस तकनीक के लिए आगे का रास्ता क्या है?
आगे का प्लान काफी बड़ा है। पहला लक्ष्य है एएनटी को बड़े बड़े सुपर कंप्यूटिंग पाइपलाइंस में डिप्लॉय करना, खासतौर पर फ्लूइड डायनामिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए। दूसरा, डेटा पैरेललिज्म का इस्तेमाल करके न्यूरल कंप्रेशन को और भी तेज बनाना। और तीसरा, जो कि बहुत दिलचस्प है, वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग को एक्सप्लोर करना, ताकि एक ऐसा टेम्पोरल सिलेक्टर बनाया जा सके जो खुद ब खुद सीख सके, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो अंत में सवाल ये उठता है कि अगर हम किसी भी सिमुलेशन को, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे स्टोर कर सकते हैं, तो हम आगे क्या खोजेंगे? एंटिक जैसे फ्रेमवर्क सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम को नहीं सुलझा रहे हैं, ये डेटा स्टोरेज की उस दीवार को तोड़ रहे हैं जो अब तक साइंटिफिक खोज के रास्ते में खड़ी थी। और जब वो दीवार हट जाती है तो हमारे सामने खोज की अनंत संभावनाएं खुल जाती हैं।